लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर जो है इंडियन, ये एलपीजी चैप्टर, जिसे हम शॉर्ट में हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को एलपीजी भी बोल सकते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। अगर हमने बोला फर्स्ट यूनिट में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उस 12 मार्क्स में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो इस यूनिट से, पर्टिकुलर इस यूनिट से ही आएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है बिल्कुल कि इस यूनिट से क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि इंडिया जो है सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी कि इंडिपेंडेंट के टाइम या इंडिपेंडेंट के जस्ट पहले, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की क्या कंडीशन थी, इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या कंडीशन हुआ करती थी, कैसे चल रहा था, क्या हो रहा था। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो क्या क्या कंडीशन थी उन सेक्टर्स में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंड वाले चैप्टर में कि फ्रॉम द ईयर 1950 टू 1990, मतलब इंडिपेंडेंट के जस्ट बाद ये जो 40 साल थे, यानी 40 इयर्स थे आफ्टर द इंडिपेंडेंट, उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या हुआ। उसमें इंडियन इकोनॉमी जो है अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को ओवरकम करने के लिए ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल से क्या क्या की, वहां पे क्या क्या चेंजेस आए, किन तरीके के चेंजेस आए, ये हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ऑनवर्ड्स 1990, मतलब 1990 के बाद, मतलब बेसिकली ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1991 से, है ना। 1990 के बाद से इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके का रिफॉर्म आया, किस तरीके का ड्रास्टिक चेंज आया, जिससे हम कहते हैं कि ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोलते हैं। ईयर 1991 को इकोनॉमिक रिफॉर्म का ईयर भी बोला जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था वहां पे उस साल में कि जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, देखते हैं कि वही जो हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट के टाइम में हमें ये वाली बात पता चल गई थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया में कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की गई थी। इंडिया फॉलोड द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इंडिया में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों के फीचर्स को लेके मिक्स इकोनॉमी बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो रियलिटी में ये था कि जो पब्लिक सेक्टर थी वो डोमिनेट कर रही थी, उसका ज़्यादातर पूरी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, रेगुलेशन था इकोनॉमी के अंदर। पब्लिक सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा रोल एंड कंट्रोल था इकोनॉमी में, और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही इग्नोर किया गया था। उसके बाद भी देयर वॉज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट, ये बात बोली गई है। उसके बाद भी जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या कर पाई थी कि बहुत अच्छे से जो है इकोनॉमी को संभाल नहीं पाई थी। ठीक है, द डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर अबाउट 4 decades led the establishment of various rules and laws which hampered the process of growth and development। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट हो गया था, डोमिनेंस हो गया था, उसकी वजह से इतने सारे नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज आ गए थे कि क्या हो गया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है रुकावटें आने लगी थी, है ना। सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही जो है इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रीजन नहीं बन पा रही थी, उसको जो है और बूस्ट करने की जरूरत थी और थोड़ा चेंजेस लाने की जरूरत थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा चेंज करने की जरूरत थी। तो कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जिसे हम बोलते हैं कि ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ईयर को 1991 को, तो इसे क्यों बोला जाता है, कि इसका बेसिक रीजन क्या है कि इस ईयर को इकोनॉमिक रिफॉर्म ईयर बोला जाता है ना। देखो रीजंस को कुछ पॉइंट्स में लिखाया गया है, यहाँ पे बोला है कि पहला कारण क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही पुअर चला था। ये तो हमने समझ लिया कि डोमिनेंट थी पब्लिक सेक्टर अप टू दीज 40 years, मतलब कि इन द 40-year period public sector was assigned an important role to work for economic development।
However, except few public enterprises, overall performance was very disappointing. कुछ ही ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रही थी या बहुत अच्छे से फंक्शन कर पा रही थी। अदरवाइज बाकी के जितने भी सेक्टर्स थे या जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट थी उसके लिए पब्लिक सेक्टर जो है सफिशिएंटली काम एफिशिएंटली काम उतनी नहीं कर पा रही थी। तो एक ही रीजन ये हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का फर्स्ट रीजन ये हो गया कि पुअर परफॉर्मेंस चल रहा था किसका, पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिसिट इन बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट इन बीओपी होता क्या है, ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी क्या होता है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट को, है ना, तो क्या होता है, एक्सपोर्ट करने पे हमें क्या करना पड़ता है? हाँ, कोई बता सकता है? जब हम किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे कंट्री में आती है, रिसिप्ट होती है, रिसीव होती है, या हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है? इनमें से क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब तो पता है सबको, कोई बताएगा? मैम हम लोग फॉरेन करेंसी, मैम जो फॉरेन से आता है उसको पेमेंट किया जाता है एक्सपोर्ट करने में गुड्स को एक्सपोर्ट करने में पेमेंट होता है कि रिसिप्ट होता है? मैम। रिसिप्ट होता है ना। रिसिप्ट। जब हम यस। एक्सपोर्ट करें यानी कि हम अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जब वहां बेचेंगे तो ऑब्वियसली वहां की जो फॉरेन करेंसी है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं, है ना, कहीं वर्ड अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज भी दिखेगा तो वही बात हो रही है कि वहां की करेंसी की बात हो रही है। जब हम अपनी करेंसी को या उनके फॉरेन कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज करते हैं उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना, एक एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक अकाउंट जैसा होता है, उसमें दो साइड होती है। एक अकाउंट जैसा होता है, उसमें दो साइड होती है, एक तरफ होता है डेफिसिट रिसिप्ट साइड और एक होता है पेमेंट साइड। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलता है, फॉरेन रिसिप्ट मिलते हैं। और जब भी हम किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं यानी अपने कंट्री में हम इंपोर्ट कराते हैं गुड्स को, यानी फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, तो हमें पेमेंट करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, और डेफिसिट की कंडीशन तब होती है जिस टाइम पे इंपोर्ट जो है वो एक्सेस में होता है, ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से। जब इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है किससे, एक्सपोर्ट से। इसका मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और हमें फॉरेन रिसिप्ट्स कम मिल रही है। बात समझ में आई? इसे बोलते हैं डेफिसिट। तो डेफिसिट क्या कंट्री के लिए बेनिफिशियल है? हम्म, नहीं है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे पैसे का नुकसान हो रहा है ना, हमें फायदा कम मिल रहा है, प्रॉफिट कम मिल रहा है, हमारे पास रिसिप्ट कम आ रही है, लेकिन उल्टा हमारे जेब से पेमेंट बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। तो हमें अपने जो सेविंग्स है, अपनी जो रखी हुई पैसा है, उनको भी खर्चा कर देना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, ये डेफिसिट की कंडीशन होती है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है जिसमें एक साइड रिसिप्ट और एक साइड पेमेंट दिखाते हैं हम, उसमें क्या होता है कि अगर कि इस टाइम पे जो है 1990 तक में क्या चल रहा था, वहां पे डेफिसिट चल रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा था। मतलब कि when foreign payment of import exceed foreign receipt from export, जो इम्पोर्ट था वो ज्यादा था यानी फॉरेन पेमेंट ज्यादा हो रहा था और फॉरेन रिसिप्ट जो है वो बहुत ही कम हो रहा था। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया था, डेफिसिट की कंडीशन हो गई थी। इसमें लिखा है आगे, इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स एंड फिक्सिंग कोटास देयर वाज शार्प राइज इन इम्पोर्ट। अभी जस्ट हमने लास्ट चैप्टर में फ्राइडे को ही पढ़ा था ये कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स भी डाले थे, जिसमें उन्होंने क्या किया था, टेरिफ्स जो है, टेरिफ्स और कोटास लगाए थे, है ना। टेरिफ्स में क्या होता था कि इम्पोज करते थे, हैवी टैक्सेस इम्पोज कर देते थे कि
जो है अगर हम इंपोर्ट कराएंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स को तो हमें उनके ऊपर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो हो गया टैरिफ। और कोटास में क्या था, फिक्स कर देते थे लिमिट कि इतने पर्टिकुलर लिमिट के से ज्यादा, इतने पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा जो है हम गुड्स को इंपोर्ट नहीं करा सकते। इनके बावजूद हैवी टैरिफ और फिक्सिंग कोटा, तो कोटा फिक्स करने के बावजूद, टैरिफ लगाने के बाद भी क्या होता था, फिर भी जो है अभी भी कंट्री में इंपोर्ट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके बाद भी जो है लोग नहीं सुधर रहे थे, वो अभी भी इंपोर्ट कराए जा रहे थे। ठीक है, ये कंडीशन चल रही थी। थर्ड क्या बोलते हैं, यहाँ थर्ड क्या प्रॉब्लम था कि रीजन क्या था क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा। थर्ड रीजन है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। थर्ड रीजन इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता क्या है, जब भी ना, जब भी इन्फ्लेशन को बहुत सिंपल, एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब समझो महंगाई ना। जब भी किसी चीजों का, जब सामान का, जो हम लोग यूज करते हैं सामानों का रेट बढ़ने लगता है, प्राइसेस बढ़ने लगती हैं बहुत तेजी से, है ना, या जैसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में महंगाई आने लगती है, बहुत महंगा हो गया सारी चीजें, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, जिस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है, डिमांड किसी चीज का ज्यादा होता है, सप्लाई बहुत कम होती है, उस टाइम को बोलते हैं क्या, उस टाइम पे इन्फ्लेशन वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, बन जाती है ना। डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो लोग क्या है, बहुत हायर प्राइसेस पे, बहुत महंगे रेट पे भी उस सामान को लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा था एग्जाम्पल किस चीज का, सैनिटाइजर वगैरह का। तो जिस टाइम पे बोला गया कि आप सैनिटाइजर यूज कीजिए, हैंड वॉश यूज करिए, उस टाइम पे क्या हो गया था, मार्केट में सैनिटाइजर की जो है मार्केट से बिल्कुल खत्म हो गया था, उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। जिन लोगों के पास भी बचा कुचा थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा हुआ था, वो उसको उस एमआरपी से भी ज्यादा, कई ज्यादा हायर प्राइसेस पे मार्केट में सेल कर रहे थे। ऐसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो क्या हो गया था, वो चीजों की रेट बहुत तेज बढ़ने लगी थी। वो सिर्फ एक एग्जांपल था, उसी तरीके से और भी होता है, हर सामान बढ़ने लगती है जब में शॉर्टेज होती है, सप्लाई की शॉर्टेज होती है एसेंशियल गुड्स की, है ना। उस केस में इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। और और अप टू ईयर 1990 तक कुछ ऐसा ही चल रहा था हमारी इकोनॉमी में, जो सप्लाई जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रही थी, लेकिन डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई थी। बात समझ में आई, इन्फ्लेशन क्या होता है। 4 पॉइंट है हमारा कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो समझ में आया सबको, क्या होता है, जो करेंसी की बात हो रही है उनकी बात हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आ गई थी। In 1991, foreign exchange reserve fell to the lowest level and they were not adequate to finance import for more than 2 weeks. है ना, यहाँ बोल रहा है कि जब तक ईयर 1991 तक आया था, 1990 के बाद जैसी उस टाइम तक ऐसी कंडीशन हो गई थी हमारे इकोनॉमी में कि इंपोर्ट कराने के लिए, यानी कि फॉरेन से प्रोडक्ट को मंगाने के लिए, गुड्स को मंगाने के लिए जो पेमेंट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था, वो बहुत ही कम हो गया था, एकदम खत्म होने की कगार पे आ गया था। इतना कम हो गया था कि अगले 2 हफ्ते से ज्यादा हम इंपोर्ट कुछ करा ही नहीं सकते थे, हमारे पास बिल्कुल पैसा बचा ही नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास था ही नहीं कि हम अगले फाइनेंस कर सके जो इंपोर्ट हो रहा है मोर देन 2 वीक्स। 2 वीक से ज्यादा इंपोर्ट कराने का, फाइनेंस करने का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा ही नहीं था, इतना कम हो गया था। और इंटरनेशनल लेंडर्स जो हैं, यानी कि अगर हमने इंटरनेशनली किसी से लोन लिया था तो उनको पे करने के लिए भी, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है बिल्कुल खत्म हो गया था। ऐसी कंडीशन आ गई थी उस टाइम तक, है ना। तो इकोनॉमी की कंडीशन कैसे कैसे खराब थी, पब्लिक सेक्टर जो है अपने अच्छे से काम नहीं करी थी, पुअर फंक्शन चल रहा था उसका। तो कुछ ही पब्लिक सेक्टर ऐसे इंटरप्राइजेस से जिनमें वो वर्क करी थी, बाकी चीजों को इग्नोर की हुई थी।
बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा था, इसका मतलब है इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट एकदम कम हो रहा था, है ना। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है, मार्केट में सप्लाई बहुत कम थी और डिमांड बहुत ज्यादा चल रही थी, ऐसी कंडीशन की वजह से चीजें बहुत महंगी होने लगी थी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया था। फोर्थ पॉइंट क्या कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा, जो हमने रिजर्व बना के रखा था बाद में खर्च करने के लिए इमरजेंसी के टाइम, वो सारे रिजर्व्स भी हमारे खत्म होने लगे थे। यहाँ तक कि हमें इंटरनेशनल डेब्ट्स को, लेंडर्स को पे करने के लिए भी, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था। और ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है कि कब कितने दिन तक इम्पोर्ट कराने के लिए भी फाइनेंस नहीं था, तो बोल सकते हैं कि फॉर मोर देन 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा जो है, अगर उसके बाद भी हमें इम्पोर्ट कराना पड़ता है तो हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा होता। ठीक है। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स। इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, उधार हो गया था, बर्डन हो गया था डेब्ट का, यानी उधार का, है ना। डेब्ट को क्या कह सकते हैं, जब हम किसी से लोन लिए रहते हैं या उधार लिए रहते हैं, वो क्या होता है, डेब्ट होता है। द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन इट्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट की रेवेन्यू, जितनी इनकम होनी चाहिए थी, जितनी उनकी कमाई अर्निंग होनी चाहिए थी, उससे कई ज्यादा तो उसके एक्सपेंडिचर हुआ कर रहे थे। इसकी वजह से क्या करता पड़ना होता था, जो इंटरनेशनल सोर्सेस थे जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गए, आईएमएफ हो गए, इनसे जो है, और कुछ डोमेस्टिक सोर्सेस से, इनसे गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता था मनी। तो बोरो करते करते जब हम एक सामान के लिए पैसा लिए, उसको भी पूरा फुलफिल नहीं कर पाए, पूरा लोन पे नहीं कर पाए उसका, तो उस पर्टिकुलर लोन को पे करने के लिए हमें और लोन लेना पड़ता था, वो भी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उसको भी पे करने के लिए, उन दोनों लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमें और किसी से जाके बोरो करना पड़ता था। तो ऐसे करते 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 क्या हो गया था कि डेट डेट का बर्डन बढ़ गया था, यानी कि बहुत ज्यादा उधारी हो गई थी गवर्नमेंट के ऊपर, कंट्री में। फिर आगे बोल रहा है सिक्स पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू कब होती है, जब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। किसी चीज का अगर मैनेजमेंट बहुत खराब होता है या अच्छे से नहीं कर पाते हैं मैनेज, तो उस चीजों में प्रॉब्लम एक एक करके हर एक सेक्टर में, हर एक जो उसका डिपार्टमेंट है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, जब मैनेजमेंट, जो इंडियन इकोनॉमी का मैनेजमेंट जो है इनएफिशिएंटली हो रहा था, यानी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। The government was not able to generate sufficient revenue from its taxes and other non-tax revenues. गवर्नमेंट जो है अपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रही थी इकोनॉमी को, कि कैसे हम अपनी रेवेन्यू बढ़ाए जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस हम खुद बेयर कर सके, हमें किसी के पास लोन लेने के लिए, डेट लेने के लिए नहीं जाना पड़े। ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या हुआ था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाया गया था, या इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था, हम कह सकते हैं। तो क्या रीजंस थे, जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्या क्या 6 रीजंस थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। पहला क्या था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट रीजन वाज पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर चला था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सेकेंड क्या था कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा था, इसका मतलब है इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट कम हो रहा था। ठीक है। थर्ड रीजन था इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर में क्या बोल सकते हैं हम कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा था, बट एग्रीगेट सप्लाई जो है बहुत ही कम था, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गई थी, यानी सामान के गुड्स के प्राइसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे, महंगाई आ गई थी। थर्ड रीजन ये हो गया। फोर्थ रीजन था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कंट्री के बाद बिल्कुल खत्म हो गया था, इतना भी रिजर्व नहीं था कि मोर देन 2 वीक्स जो है इंपोर्ट कराया जा सके गुड्स का। फिफ्थ रीजन है क्या कि बर्डन ऑफ डेब्ट्स, डेब्ट्स के बर्डन, डेट के बर्डन बहुत बढ़ गए थे, यानी कि लोन जो है वो बहुत तेजी से लिए जा रहे थे, या तो इंटरनेशनल बॉडी सोर्सेस से कह सकते हैं या डोमेस्टिक सोर्सेस से, तो कर्ज जो है, उधार जो है बहुत ज्यादा कंट्री के ऊपर बढ़ गया था। सिक्स रीजन वॉज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट था, फाइनेंशियल क्राइसिस इसकी वजह से और ओरिजिनेट हो पाया था, हो गया था।
क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पा रही थी अच्छे से, ठीक है। तो उसमें जब मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो हमें अपने पॉलिसी को, अपने तरीके को बदलने की जरूरत पड़ती है। तो उसी वजह से ये जो 6 रीजंस हैं, इनकी वजह से क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा था। ये बात समझ में आई? हाँ, यस मैम। ये 6 इंपॉर्टेंट क्या है रीजंस, ऐसे करके पूछ सकता है कि क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा, रीजंस क्या क्या होते हैं। तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट इन बीओपी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और क्या हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया था, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ये 6 रीजंस थे जिनकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा था, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। ओके मैम। ओके, रिवाइज इट, खुद से बुक से स्टडी करो सब लोग अपने आप से। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं।